वेलकम टू समीस एजुकेशनल चैनल देयर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को EDU 406 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के लेक्चर 2 के बारे में बताऊंगी। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। इस लेक्चर में डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस होगा। ठीक है, अगर आप लोग इसके हैंड आउट में टॉपिक वाइज देखोगे तो वो टॉपिक 7 to 12 में आएगा, लेकिन अगर लेक्चर वाइज देखोगे तो वो आपका लेक्चर 2 होगा। ठीक है, आप लोगों के दोनों हैंड आउट्स अवेलेबल हैं और दोनों ही मिड टर्म्स और फाइनल एग्ज़ाम्स के अगर आप लोग कंसीडर करते हो तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जी, डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। जैसे ही आप लोगों को मेरा मेन एम है कि आप लोगों की जो रिफ्लेक्शन या क्रिटिकल थिंकिंग है, इसका मेन बेस है या डेफिनेशन है, वो आप लोगों को मेंटली क्लियर हो। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। आप एक मिरर के सामने खड़े हो और आप देखते हो कि आप क्या क्या देख सकते हो। ठीक है, तो ये यानी कि आप ये इस चीज़ को ले लो कि देखो आप लोग एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हो। इसी तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस चीज़ को कहा गया है कि सीरियस थॉट और कंसिडरेशन। ठीक है, कि आप किसी चीज़ का कंसिडर करते हो। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, अब आप लोगों के हैंडआउट्स में भी है कुछ डेफिनेशन। ठीक है, डेवी ने स्टार्ट किया था, उसने लिखा है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है। द एक्टिव परसिस्टेंट एंड केयरफुल कंसिड्रेशन ऑफ एनी बिलीफ। ठीक है, एक्टिव परसिस्टेंट मतलब कॉन्टीन्यूस बेसिस पे आप एक चीज़ आप कंसिडर करते हो, आप थिंकिंग करते हो किसी चीज़ के बारे में, आपका कोई बिलीव है, कोई मतलब आप किसी चीज़ का आपने कोई काम ऐसा किया है जिसके बारे में आप रेगुलर बेसिस पे कॉन्टीन्यूस बेसिस पे उसके बारे में थिंकिंग करते हो। या क्या करते हैं, सपोज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज इन द लाइट ऑफ द ग्राउंड्स दैट इट सपोर्टेड। लाइक आप एक क्या करते हो कि माइंड में आपकी एक है कि अच्छा ये ऐसे होना चाहिए या ऐसा हुआ है, कोई भी नॉलेज है आपकी। ठीक है, वो आप टीचिंग के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो टीचिंग की उसमें आपका आएगा कि यानी रिफ्लेक्शन आपको सपोर्ट करेगी। आप किसी भी उसमें ग्राउंड्स, जैसे आपके पास डिफरेंट बेसिस क्या है। ठीक है, आप बीइंग अ टीचर देख रहे हो, बीइंग अ स्टूडेंट देख रहे हो। ठीक है, अब अगर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन को आगे एक्सप्लेन करें तो इस चीज़ का ये है कि ये क्वेश्चनिंग अप्रोच को सपोर्ट करती है, कि ये कहती है कि अगर आप इतना डीप कंसिडर करते हो या अपने नॉलेज जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी बेस पे आप कोई मतलब थिंकिंग स्टार्ट करते हो तो वो पहला स्टार्ट होगा वाई। ठीक है, कि वाई थिंग्स आर हैपनिंग, या वाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें अब आगे एक और ये बहुत इम्पोर्टेंट आता है, आप लोगों की अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि आपकी मेन रीजंस क्या है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि वी कैन क्वेश्चन आवर रूटीन कन्वीनियंट एवरीडे। लाइक कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने आज क्या किया, कैसे किया, क्या ठीक काम नहीं हुआ, क्या ठीक काम हुआ है। सेकंड क्या होता है, एक तो हम अपने से क्वेश्चन कर सकते हैं अपने रूटीन की। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम लोग चैलेंज कर सकते हैं अपने ऑलरेडी जो हम लोगों की एक बिल्ड हुई होती है सोशल या कल्चरल थॉट्स। ठीक है, कि हम उनको ये कह सकते हैं कि नहीं ये हम लोगों की गलत हैं, या हम लोग रियलाइज़ करते हैं, हमारी अवेयरनेस आती है। ठीक है, तो ये वो दो चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक और डेफिनेशन है। ठीक है, उसमें वो ये कहते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है ना वो उसके टू एस्पेक्ट्स हैं, या वो रिफ्लेक्शन इन एक्शन होगी या रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन होगी। ये भी आप लोग क्लियर करना, काफ़ी आप लोगों के क्वेश्चन में आता है। रिफ्लेक्शन इन एक्शन में आपकी थिंकिंग क्विक होती है, क्योंकि आप जैसे ही लेक्चर ले रहे हो और आप ये कह रहे हो कि एक स्टूडेंट सो रहा है, वो क्यों सो रहा है, तो आप एकदम आपकी क्विक थिंकिंग होती है और आप उसकी रीज़न फाइंड करते हो, ये डीप नहीं होती। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन जो होता है वो आप एक काम हो गया है उसके बाद आप सोचते हो कि वो क्लास में स्टूडेंट्स क्यों सो रहे थे, या 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स क्यों सो रहे थे। ठीक है, आप सोचते हो शायद मेरा लेक्चर बोरिंग था, या मैंने वो चीज़ें नहीं, इस तरह। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन आपका एक जो भी इवेंट होता है वो पास्ट में हुआ होता है, यानी रिसेंट पास्ट कह दो, उसमें हुआ होता है। इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस प्रैक्टिशनर इंगेज इन अ कॉन्टिन्यू। हाँ, आप लोगों ने जब भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है तो आपने कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, और अपने लर्न करना है, यानी इम्प्रूवमेंट लानी है अपने में।
अब ये भी एक डेफिनेशन थी, ठीक है। और ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होती है और रिफाइंड प्रैक्टिस होती है कि आपने पहले, अगर आपकी आहिस्ता आहिस्ता नोविस, मतलब आप लोग बिल्कुल न्यू होगे तो आपको नहीं पता होगा, तो पहले आप, जैसे हम लोगों की इस कोर्स में बहुत से मॉडल्स डिस्कस हुए हैं, बाकी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो उन सबको आप पहले रीड करोगे और उनकी बेसिस पे स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट में हम लोग टाइप्स को डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स मेंशन हैं आपके लेक्चर वाइज में, और अगर आपकी एग्ज़ाम में ये आता है और आप 2 टाइप्स लिखते हो तो आपके मार्क्स कम मिलते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको बता दूं, लेक्चर वाइज हैंड आउट्स भी आपके वैलिड हैं टीचर्स ने, और अक्सर MCQs वहाँ से आए होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को आंसर नहीं पता चलते कि कहाँ से आए हैं, ठीक है। हम टॉपिक वाइज पे जो हम लोगों को हैंड आउट्स प्रिंट आउट फॉर्म में मिलते हैं हम उन पर कंसिडर फोकस रखते हैं, लेकिन लेक्चर वाइज पे नहीं करते, लेकिन लेक्चर वाइज भी इंक्लूडेड है कोर्स में, ठीक है। उसमें से भी कंटेंट लिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन होती है, ये सुपरफिशियल लेवल पे होती है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे होती है, डीप नहीं होती, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होती है। इसमें क्या होता है कि आपने कोई चीज़ होती है ना, तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि ये क्यों हुई है, ठीक। यानी देखो, रिफ्लेक्शन एट अ सुपरफिशियल लेवल मेक रेफरेंस टू एन एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस इंक्लूडिंग डिफरेंट थेरीज वगैरह आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आप इसमें कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, कुछ डिटेल्स में नहीं जाओगे, लेकिन आप ये कहोगे कि ये क्यों हुई है। डायलॉजिक रिफ्लेक्शन मीडियम लेवल पे होती है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है, इसमें थोड़ा आगे लेवल आता है कि आप एक्सप्लोर करते हो थॉट्स को, फीलिंग्स को, अजम्पशंस को, ठीक है, इवन कि गैप में, ठीक है। आप ये कहते हो कि ये क्यों हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एक तरह से आप लोग यूज़ करते हो। द टीचर मेक्स सेंस ऑफ व्हाट हैज़ बीन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड व्हाट फ्यूचर एक्शन माइट बी टेकन, ठीक है, कि आप लोग फ्यूचर एक्शन क्या ले सकते हो, आपके पिछले एक्सपीरियंस से आपने क्या लर्न किया, ये आ जाती है डायलॉजिक रिफ्लेक्शन, मीडियम लेवल पे होती है। थर्ड पे आती है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये 3 टाइप्स है रिफ्लेक्शन की, अगर एग्जाम में आता है तो आपने ये 3 टाइप्स मेंशन करनी है। अच्छा, दिस लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन एज द मोस्ट डेप्थ, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि आपने आहिस्ता आहिस्ता एक बंदे में चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप, कम्युनिटी, अपने आप को, सब चीज़ों की थिंकिंग करना जब स्टार्ट करता है तो बहुत सी उसके अवेयरनेस आती है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचता है, ठीक है, और उसकी वजह से उसमें अपने भी इम्प्रूवमेंट आती है और वो उससे एक पर्सनली उसकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है, और इवन कि वो इन्वायरमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आती है, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब नेगेटिव नहीं है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन या क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को रीड करोगे या किसी भी इवेंट पे देखोगे तो आप ये देखोगे कि इसमें से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो निकल सकती थी या जिनके बारे में सोचा जा सकता था, जिनके बारे में पहले नहीं सोचा गया, या कुछ ऐसी यानी पॉजिटिव चीज़ें, या आप ऐसी आइडेंटिफाई करोगे चीज़ें कि लेसन लर्न करोगे, ठीक है। अब ये टाइप्स हो गई थी। अब इसके बाद ना क्रिटिक्स हुए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पे, डिफरेंट क्रिटिसाइज़ किया गया। एथिकल कंसर्न्स हैं, प्रोफेशनल कंसर्न्स है, पेडागोजिकल कंसर्न्स है, कॉन्सेप्चुअल कंसर्न्स है। एथिकल कंसर्न्स में आता है कि समटाइम्स आपके कॉन्फिडेंशियलिटी राइट्स होते हैं जो कि आप मतलब उसको मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। अगर कोई बंदा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको ये चीज़ भी मतलब इस बात का भी होता है कि उसकी जो पर्सनल यानी समटाइम वो राइटिंग्स में कर रहा होता है, समटाइम वो किसी और चीज़ पे कर रहा होता है या अपने पे भी कर रहा होता है, तो कुछ एथिकल कंसर्न्स होते हैं जिनको रिवील नहीं होना चाहिए, यानी जिनको हाइड ही रहना चाहिए, ठीक है। और इन केस कि अगर वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के चक्कर में वो बहुत सी अपनी खामियां किसी को बता देता है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी मतलब अंदर से सेल्फ रिजेक्शन आने लग जाती है कि नहीं मैं तो हूँ कमतर या ऐसी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेशनल कंसर्न्स आते हैं। अगर प्रोफेशनल कंसर्न्स कम व्हेन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस डन बैडली, ठीक है, अगर वो गलत तरीके से आए या इनफेक्टिव वे में आए या इनएप्रोप्रिएटली हो तो प्रोफेशनल कंसर्न्स आपके रेज होंगे, ठीक है। अब ये क्या आएगा कि इसमें आप लोगों की अगर बहुत ज़्यादा होता है तो मतलब कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है ना रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, वो अनबाइस होनी चाहिए, वो न्यूट्रल होनी चाहिए, वो किसी एक साइड पे नहीं होनी चाहिए, किसी एक को फॉलो नहीं करनी चाहिए। न्यूट्रल का मतलब होता है कि बिल्कुल मतलब
एक कह दो कि बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके प्रोफेशनल कंसर्न्स यानी वो एक प्रोफेशनल वे में नहीं होगी तो क्या होगा कि अपना उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करोगे या उस साइड पे ज़्यादा जाओगे जहाँ पे मेजॉरिटी जा रही है। ठीक है, जैसे अगर आपके कल्चर में कोई गलत वैल्यूज़ हो रही हैं और आपको मतलब वो एक प्रोफेशनल वे में नहीं हुई आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, तो आप उसको सपोर्ट करोगे जिसमें मेजॉरिटी कर रही है, यानी आप बाइस हो जाओगे, आपकी जजमेंट का जो लेवल है ना वो सही नहीं रहेगा। अच्छा, अब ये इसमें इसी तरह है कि ये जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अगर इंडिविजुअल लेवल पे होती है, ठीक है, तो उसको जो जितनी भी वो गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगा वो अपने अंदर पहले चेंजेस लाए, ना कि वो ये कहे कि नहीं मैंने अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की है तो ये चेंज, वो नहीं। अगर आप विद इन दैट यानी आप बीइंग अ टीचर हो तो पहले अपने टीचिंग मेथड स्ट्रेटजीज में चेंज लेके आओ। थर्ड है पेडागोजिकल कंसर्न्स। अब इसमें ना दो चीज़ें आती हैं, एक आती है डेवलपमेंटल रेडीनेस। ठीक है, उसमें यह है कि आप हर वक्त न्यू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के लिए रेडी रहो, लेकिन हर बंदा जो स्पेशली नॉविस द वर्ड यूज़ हुआ है कि जो नए होते हैं, जैसे हम लोग होंगे, ठीक है, हम बीइंग अ स्टूडेंट हैं, अब हम लोग न्यू होते हैं, हमें नहीं पता कि कैसे मतलब इतना काम हम सुबह से शाम तक कर रहे होते हैं, हमें क्या पता कि कब हमने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करनी है कब नहीं करनी। तो इसमें क्या है कि हम लोग स्टार्ट में क्या करेंगे कि मॉडल्स को फॉलो करेंगे, जिससे हम लोग टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस लेंगे। तो ये भी इसमें एक है कि डेवलपमेंटल रेडीनेस की आपकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होगी, आप हर वक्त रेडी नहीं रहोगे। सेकंड है फोर्स्ड रिफ्लेक्ट। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर्स को कहा जाता है कि आप लोग अपनी कोई पर्सनल चॉइस आपकी नहीं है, आपको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जैसे फोर्स करनी है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से उसको अडॉप्ट नहीं करते। जब वो अपनी मर्ज़ी से उसको अडॉप्ट नहीं करते तो समटाइम्स वो डिस्करेज भी होते हैं। ठीक है, और मतलब उनमें बहुत सी लैक आपकी समझ लो कि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना जो नेचुरली डेवलप होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, वो नहीं होती। अच्छा, लास्ट में हमारे पास कॉन्सेप्चुअल कंसर्न्स। समटाइम्स हम लोगों के ना कॉन्सेप्ट्स चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं होते। अब इसमें बहुत से वर्ड्स उसमें हैंडआउट्स में यूज़ हुए थे, जिसको मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक ट्रांसलेट करके अपने इसमें वीडियो में डाला है। उसमें यह है कि ऐसा होता है कि बहुत से लोग कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी समझ बूझ के अकॉर्डिंग बड़े सिंपल वे में फंडामेंटल एलिमेंट्स या फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स के तौर पे उनको वो एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि वो एग्जैक्ट वे में वो नहीं होते। तो ये क्या आ जाता है कि आपकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के टाइम पे आपकी कॉन्सेप्चुअल कंसर्न्स आते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, अब वो जिसे कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि अब जब बड़े लेवल पे रिसर्चेज होती हैं, किसी बंदे ने गलत रिसर्च का वो आपको करके आपका आउटपुट गलत दे दिया। अब वहाँ क्या होता है कि सबके सामने यानी कुछ पर्सनली वो गिल्ट फील कर सकते हैं, कुछ ये होते हैं कि सामने सोशली उनको क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इसके 4 कंसर्न्स यानी क्रिटिसाइज हुआ था रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पे। इसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल भी 2 टाइप्स हैं, लेकिन वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उनको वो उस तरह नहीं कंसीडर करें कि अच्छा मेन टाइप्स में जो फॉर्मल होगी उसको स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। जब भी एमसीक्यूज आएगा कि स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन कौन सी, आप फॉर्मल रिफ्लेक्शन कहोगे। इसी तरह ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। जो इनफॉर्मल होती है वो सेल्फ क्वेश्चनिंग होती है, आपकी इमोशंस, आपकी थिंकिंग, आपकी मतलब अवेयरनेस मतलब आपके अंदर तक ही रहती है। लेकिन जो फॉर्मल होती है वो आप उसको रिसर्च थेरीज में लेके आते हो। ठीक है, और इसी तरह उनके प्रॉपर मॉडल्स, फ्रेमवर्क सब कुछ फॉलो करते हो। जो फॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है उसमें बहुत से मतलब फ्रेमवर्क्स, मॉडल्स, उसको सब कुछ फॉलो करोगे। और ये जो नीचे एक टेबल मेंशन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव में आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें एक साइड पे बिहेवियर्स मेंशन है, ठीक है, और दूसरी साइड पे उनकी मतलब फंक्शंस और विजिबिलिटी मेंशन है। ठीक है, जैसे अगर रीजनिंग में आता है स्टूडेंट ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, तो क्या आ जाएगा, अगर जब भी स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ फंक्शन है, यानी कि आप कोई भी क्या काम करोगे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, यानी ये बेसिक लेवल पे जब आप करते हो।
अब आप जब प्रोफेशनल थिंकिंग करोगे तो क्रिटिकल अप्रोच ऑफ, अच्छा जब प्रोफेशनल लेवल पर करोगे तो ज़ाहिर आप रिसर्च वगैरह में जाओगे। जब रिसर्च में जाओगे तो आप लिटरेचर और डिफरेंट प्रैक्टिसेस पे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करोगे, ठीक है। और इसमें अगर आप टीचिंग की फील्ड में करते हो तो आप ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अपने टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को इन्हेंस करोगे, इम्प्रूव करोगे, ठीक है। पर्सनल लेवल पे करोगे तो अवेयरनेस आपकी अपने अंदर से आएगी, ठीक है, और बहुत सी चीज़ों में आप बैलेंस लाओगे। अच्छा, ये आपके लेक्चर वाइज में मेंशन थे। टॉपिक वाइज में वो जो लास्ट में आपके एग्जाम्पशंस में वो चीज़ें मेंशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने एक्सक्लूड कर दी क्योंकि वो किसी एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, आपकी ना मिड में आएंगी ना फाइनल में आएंगी। अच्छा जी, ये आ सकती हैं, ठीक है, कि की एलिमेंट्स जो रिफ्लेक्शन के क्या हैं। अब ये कि मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इसके बाद आपका स्टैंडिंग बैक आता है कि स्टैंडिंग बैक ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को एक पहले ऑलरेडी जिस वे में ये व्यू में देख रहे होते हो उससे ज़्यादा अच्छे व्यू में देखते हो। आप एक्टिवली उस पर कमेंट कर सकते हो, या आपका जो एक्शन होता है वो एक्टिव होता है, यानी आप समझ लो कि आपकी लर्निंग अच्छी हो जाती है। रेपिटेशन होती है, ज़ाहिर है अगर एक ही चीज़ अगर टीचर है वो डेली आप क्लासेस ले रहे, क्लास डेली वो रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करता है, तो वो उससे भी इम्प्रूवमेंट आएगी। डीपर ऑनेस्टी आती है कि आप अपनी अगर करते हो, ठीक है, तो वी कैन एक्नॉलेज थिंग्स दैट वी फाइंड डिफ़िकल्ट टू एडमिट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट, ठीक है। यानी आप सच्चाई की तरफ आपके अंदर की होता है कि नहीं, बहुत सी चीज़ें हमने उस पर्सपेक्टिव में सोची ही नहीं थी, तो अपने साथ आप थोड़ा ऑनेस्ट होते हो कि नहीं मुझे इम्प्रूव करना है। वेइंग अप होता है कि आपने क्या करना है कि आपकी जो जजमेंट होती है ना वो थोड़ी सी बाइस से थोड़ा इम्प्रूव होके बैलेंस की तरफ आती है, ठीक है। आप चीज़ों को देखते हो तो आपको ये पता चलता है हाँ यहाँ पे ये गलत है और यहाँ पे ये सही है। क्लैरिटी, ऑब्वियस सी बात है, आपको स्ट्रेटजीज ज़्यादा अच्छी क्लियर नज़र आती हैं। अंडरस्टैंडिंग होती है, मेकिंग जजमेंट्स, आपकी ये स्ट्रेटजी जो भी आप डेवलप करोगे, डिसीजन लोगे, वो इम्प्रूव होगा। ये थी हम लोगों के पास की एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, थैंक यू।